अगर मैं कॉमर्स में एक ऐसा करियर ऑप्शन आपको बताऊं जहां पे आप बैंक्स, बड़े बड़े फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स, इंश्योरेंस कंपनीज और गवर्नमेंट के साथ डायरेक्टली काम करते हैं उनके प्रोडक्ट्स को डिजाइन करने में। आप एक बैंक को मदद करते हैं ये जानने में कि कितना उसका एफडी का रेट होना चाहिए, अलग अलग स्कीम्स जो बैंक लाती है उसमें डिपॉजिट रेट क्या होना चाहिए ताकि बैंक को भी फायदा हो और जो डिपॉजिट कर रहा है उसको भी। इंश्योरेंस कंपनीज को आप मदद करते हैं उनके प्रीमियम्स कैलकुलेट करने में, गवर्नमेंट को आप मदद करते हैं इतनी सारी पेंशन स्कीम्स जो वो चला रहे हैं उसको हैंडल करने में, कितना रेट ऑफ रिटर्न होगा, कितना वो दे पाएंगे सामने वाले को उसके रिटायरमेंट पे। इन सारी चीजों को जानने के लिए आप डायरेक्टली इन इंस्टीट्यूट्स के साथ काम करते हैं। और एक सोने पे सुहागा यहाँ पर ये भी है कि इंडिया में ऐसे लोगों की रिक्वायरमेंट है 25,000 प्लस मेंबर्स वी वांट बाय 2030। और आज जब मैं ये वीडियो बना रहा हूं तो कितने मेंबर्स हैं यहाँ पे हैं सिर्फ 654 मेंबर्स, जबकि चाहिए कितने 25,000। तो कंपटीशन भी बहुत कम है। बिल्कुल सही जगह आए हो और बिल्कुल सही गेस कर रहे हो आप। आई एम टॉकिंग अबाउट एक्चुरियल साइंसेस। क्या होती है एक्चुरियल साइंस, इस वीडियो में हम पूरा का पूरा डिस्कस करने वाले हैं। उसकी एलिजिबिलिटी, कौन कर सकता है, कितना टाइम लेता है, कितना पैसा लगता है, क्या क्या सैलरीज है, क्या क्या करियर ऑप्शंस है, सब कुछ। पहले अपन ये सीखते हैं कि व्हाट इज एक्चुअली एक्चुरियल साइंसेस, होता क्या है। अगर मैं सारी चीज को एक जगह पे डिफाइन करूं ना एक वर्ड में, तो दैट वर्ड वुड बी रिस्क। आप एक रिस्क मैनेजमेंट एक्सपर्ट बनने वाले हो अगर आप एक्चुरियल साइंसेस कर रहे हो। तो क्या करता है ये, तो एक रिस्क को कैलकुलेट करना। फॉर एग्जांपल मान लेते हैं एक बंदा है जिसका नाम है हाथीराम चौधरी। अब ये पुलिस वाला है, इसको चाहिए इंश्योरेंस, भाई रिस्क की लाइफ है इसकी, तो इसको चाहिए। ये कंपनी के पास जाता है, इंश्योरेंस कंपनी के पास, बोलता है कि मुझे 1 करोड़ का इंश्योरेंस दो, जो प्रीमियम होगा मैं भरने को तैयार हूं। आप मुझे 1 करोड़ का लाइफ इंश्योरेंस दो कि अगर मुझे कुछ हो गया कल को तो मेरी फैमिली को 1 करोड़ रुपए मिल जाए। अब ये 1 करोड़ बहुत बड़ा अमाउंट है जो इंश्योरेंस कंपनी को उसको देना है, लेकिन ये प्रीमियम भरने को तैयार है। ऐसे में इंश्योरेंस कंपनी को इसके बारे में ना सब कुछ पता होना चाहिए। इसके ऊपर पैसा देने में कितना रिस्क इन्वॉल्व है ये सारी चीजें उनको पता होनी चाहिए। रिस्क जैसे इसकी इनकम कितनी है, किस सोसाइटी में ये रह रहा है, इसका प्रोफेशन क्या है, इसकी हेल्थ कैसी है, इसके पापा की, इसके दादा की हेल्थ कैसी रही है इससे पहले, इनकी पास्ट मेडिकल हिस्ट्री क्या है, ईटिंग हैबिट्स कैसी है, खाने और पीने के क्या इनके हिसाब है, ये सारी चीजें देखकर इसके लिए एक प्रीमियम डिसाइड होगा। ठीक है, ये पूरा रिस्क देख के एक प्रीमियम डिसाइड होगा और ये डिसाइड कौन करेगा, ये बंदा। और इस बंदे को हम कहते हैं एक्चुअली। जब आप एक्चुरियल साइंसेस करते हैं तब आप एक फेलो एक्चुरी बनते हैं एंड उस बंदे का ये काम है पूरा रिस्क मैनेजमेंट करना, पूरा का पूरा रिस्क एनालिसिस करना एक बंदे का। सो व्हाट इज एक्चुरियल साइंस? इट इज अ डिसिप्लिन दैट एक्सेसेस फाइनेंशियल रिस्क इन द इंश्योरेंस एंड फाइनेंस फील्ड्स यूजिंग मैथमेटिकल एंड स्टैटिस्टिकल मेथड्स। ठीक है, वो रिस्क का एनालिसिस, मैनेजमेंट, ये सारी चीजें करता है। एक एक्चुरी करता क्या है, एक्चुरी एनालाइजेस द फाइनेंशियल कॉस्ट ऑफ द रिस्क एंड अनसर्टेनिटी बाय यूजिंग मैथमेटिकल एंड स्टैटिस्टिकल मेथड्स। यहां तक आपको ये चीज तो समझ में आ गई कि यार सर मैथमेटिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स थोड़ा सा हमारा इंपॉर्टेंट होना चाहिए। अगर मेरा इंटरेस्ट मैथ्स में है, स्टैटिस्टिक्स में, तो क्या मैं एक्चुअली बन सकता हूं, मैं एक्चुरियल साइंसेस एज अ करियर ले सकता हूं? तो मेरा आंसर यहां पे रहेगा नहीं। अगर सिर्फ आपका इंटरेस्ट है, आपको ऐसा लग रहा है कि यार ये हो जाएगा, है ना, और आपने 11th-12th में मैथ्स भी नहीं लिया, है ना, आपने मैथ्स इतना ज्यादा आपको पसंद भी नहीं था, लेकिन आपको लग रहा है हो जाएगा, तो ये फील्ड आपके लिए नहीं है। हो जाएगा वाला फील्ड नहीं है। अगर आप मैथ्स में बहुत ज्यादा अच्छे हैं, स्टैटिस्टिक्स में बहुत ज्यादा अच्छे हैं और आप बहुत ज्यादा पढ़ाई कर सकते हैं, तो ही आपको एक्चुरियल साइंसेस लेना चाहिए, बिकॉज यहां पे हाई लेवल यूज ऑफ मैथ्स एंड हाई लेवल यूज ऑफ स्टैटिस्टिक्स है। ये ग्राउंड रियलिटी है, इसमें मैं कुछ अगर ये कोर्स आप परस्यू करते हैं तो क्या क्या करियर ऑप्शंस होंगे आपके पास। आप 3 फील्ड्स में कहीं पे भी जा सकते हो, 3 पोजीशंस पे, विच इज इन इंश्योरेंस एज अ रिस्क मैनेजमेंट एक्सपर्ट एंड एज अ फाइनेंशियल एनालिस्ट। बहुत सारे बैंक्स, गवर्नमेंट, इंश्योरेंस कंपनीज एंड बड़े बड़े फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स, एमएनसीज इन पोजीशंस पे आपको हायर करेंगी और बहुत अच्छा पैसा देंगी। यहां पर मैं आपको बता दूं कि कौन कौन एलिजिबल है इस एग्जाम को देने के लिए। तो आपको 12th पास होना है, अच्छे से अच्छे मार्क्स से 12th पास करनी है आपको। आप किसी भी स्ट्रीम से हो सकते हैं, वेदर इट बी साइंस और कॉमर्स, आप ये एग्जाम दे सकते हैं। ये एग्जाम 2 तरीके से आप दे सकते हो। इंडिया में रहते हुए ही एक यूके की बॉडी है, वहां से आप एग्जाम दे सकते हैं, या तो इंडियन बॉडी है, वहां से भी आप एग्जाम दे सकते हैं। अगर आप यूके से दे रहे हैं तो वहां पे आपका होगा यूके एक्चुरियल साइंसेस विच इज कंडक्टेड बाय इंस्टीट्यूट एंड फैकल्टी ऑफ एक्चुरीज, IFOA। ये इंस्टीट्यूट है जो यूके बेस्ड है। इंडिया में IAI है, इंस्टीट्यूट ऑफ एक्चुरीज ऑफ इंडिया, ये इंडिया में ही सारी चीजें आपको अवेलेबल करवाता है। दोनों में से कोई भी आप चूज कर सकते हैं, बोथ गोज वेरी वेल विद इंडियन स्टूडेंट्स। पैसे की बात करें अगर, तो देखना अभी यहाँ पे ये खेल शुरू होता है। इंडिया में अगर सारी फीस, एग्जाम फीस, कोर्स फीस सबको मैं इंक्लूड करूँ ना, तो IAI जो इंस्टीट्यूट है उसमें 3 से 4 लाख, 2 से 3 लाख रुपए लगते हैं। लेकिन अगर आप यूके से करते हैं तो 6 से 7 लाख रुपए लग जाते हैं। तो सर यहाँ पे ज्यादा लग रहा है, हाँ ज्यादा है, क्योंकि और ये इवन
थोड़ा ऊपर नीचे भी हो सकता है बिकॉज एक्सचेंज रेट डिफर करता है ना। तो यहाँ पे ये दोनों तो चीजें हैं ही। अब एग्जाम्स के ऊपर बहुत ध्यान से आप सुनना कि एग्जाम्स कैसे होते हैं। तो इंडिया का जो IAI है ना, अगर आप इंडिया से कर रहे हो तो ये एक एडिशनल एग्जाम करवाता है। टोटल मिला के 13 एग्जाम्स होने। 13 से पहले आपको एंट्रेंस एग्जाम देना पड़ता है इंडियन IAI के हिसाब से, विच इज एक्चुरियल कॉमन एंट्रेंस टेस्ट ACET। ये इंडिया से अगर आप कर रहे हो तो आपको ये एंट्रेंस एग्जाम भी देना पड़ेगा। इस एंट्रेंस एग्जाम में क्या होता है, तो बेसिकली इस एंट्रेंस एग्जाम में कुछ चीजें आती है, मैं आपको ये बताता हूं। पहले ACET जून और दिसंबर में इंडिया में कंडक्ट होता है। इसका सिलेबस है, इसमें आता है इंग्लिश, मैथ्स, स्टैटिस्टिक्स, DI डेटा इंटरप्रिटेशन एंड लॉजिकल रीजनिंग। ठीक है, ये एंट्रेंस टेस्ट एज ए इंडियन स्टूडेंट आपको यहां पर देना पड़ेगा। लेकिन सर अगर हम इंडिया से करें ही नहीं, हम डायरेक्टली यूके से करें तो अगर आप यूके से करते हैं तो सिर्फ आपको ये नहीं देना पड़ेगा, बाकी 4 स्टेजेस यहां पे कॉमन है। 4 स्टेज में 13 पेपर होते हैं, ये यहां पर कॉमन है। ये देने के बाद भी ये चारों स्टेज क्वालिफाई करने हैं। अगर आप यूके से कर रहे हो तो डायरेक्टली स्टेज 1 में ही आप जा सकते हो। ठीक है, ये कैसे होगा ये मैं आपको बताता हूं। पहले तो आपको ये समझ में आया, इंडिया में एक एक्स्ट्रा एंट्रेंस एग्जाम विच इज दिस, ये होगा आपका जून एंड दिसंबर में, ये आप क्वालिफाई करोगे, उसके बाद आप स्टेज 1 पे जा सकते हो। इंडिया में अगर आप करने वाले हो तो एक चीज, अगर आप एक्चुअलीज के लिए सोच भी रहे हो ना, तो आप ये वाली चीज ध्यान रखना, ये है इंडियन वेबसाइट जो IAI की है, actuaries.india.org। इसको सेव कर लेना, बहुत सारे अपडेट्स, जो भी जानकारी आपको चाहिए यहाँ पे आपको मिल जाएगी। अगर आप यही चीज यूके से करना चाहते हो तो डेट इज actuaries.org.uk, ये वेबसाइट है। अगर आप यूके का कोर्स ले रहे हो तो ये दोनों वेबसाइट्स आपके पास बिल्कुल सेव होनी चाहिए सारे अपडेट्स के लिए। इसके बाद यहाँ पे स्टेजेस की जो मैं बात कर रहा था, जो आप कहीं से भी करो, आप इंडिया से करो या यूके से करो, आपको ये सारे एग्जाम्स को क्लियर करने ही पड़ते हैं। 13 एग्जाम्स है, कैसे वो समझो। सबसे पहले आता है स्टेज 1 विच इज कोर प्रिंसिपल्स। इसमें 3 सब्जेक्ट्स हैं, ध्यान से देखना, कोर स्टैटिस्टिक्स, कोर मैथ्स एंड कोर बिजनेस। कोर स्टैटिस्टिक्स में ये दोनों चीजें 2 पेपर, कोर मैथ्स के ये 2 पेपर, ठीक है, ये दोनों, एंड ये 3 हो गए कोर बिजनेस के पेपर। सारे के सारे देना कंपलसरी है। ये हैं 7 पेपर तुम्हारे। अभी सबसे पहले आप दोगे 7 के 7 पेपर दोगे, आप क्वालिफाई करोगे, उसके बाद आप सेकंड स्टेज पे जा सकते हो। इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे क्या है, क्योंकि एक इंटरनेशनल कोर्स है तो यहाँ पर ना आपको एक सुविधा मिलती है कि आप कोई सा भी पेपर कभी भी दे सकते हो। कोई सा भी कभी भी मतलब जैसे ही आपका प्रिपेयर हो गया। अब अप्रैल में यूके के इंस्टीट्यूट का पहला पेपर होता है, यूके जो है वो अप्रैल में एग्जाम्स कंडक्ट करता है, अप्रैल और सितंबर में। तो अप्रैल एंड सितंबर में एग्जाम्स होंगे। अगर अप्रैल में समझो मैं प्रिपेयर्ड हूं एक्चुरियल स्टैटिस्टिक्स के लिए और बिजनेस इकोनॉमिक्स के लिए, तो मैं ये 2 पेपर दे सकता हूं, इसमें पास हो जाऊंगा, फिर मुझे ये पेपर देने ही नहीं है। अच्छा, पासिंग क्राइटेरिया क्या है, तो पासिंग क्राइटेरिया पे इसके बाद आऊंगा। ऑन एन एवरेज 40 से 50% मार्क्स चाहिए रहते हैं, पूरा फिक्स्ड नहीं है कि 50% ही चाहिए, हर साल डिफर करता है। ऑलराइट, तो हर साल डिफर करता है, इसका मतलब 40 से 50%, 60% मार्क्स आपके होने चाहिए अकॉर्डिंग टू द लेवल ऑफ पेपर। पेपर टफ बना तो 40% का कट ऑफ आ जाता है, पेपर थोड़ा सा अगर ईजी था तो 60% का कट ऑफ आ जाता है। दैट डिपेंड्स, 40 to 60% मार्क्स आपको चाहिए रहते हैं पास करने के लिए। एक बार आपने पास कर लिया फिर एग्जाम देने की जरूरत नहीं है, समझे। कितने भी अटेम्प्ट्स में ये 7 पेपर आप क्लियर करो, ठीक है। 2 बार साल में पेपर हो रहे हैं, समझो 2 साल में आपने 2 पेपर करके भी दिए तो भी हो जाएगा, है ना, स्टेज 1। कुछ बच्चे एक ही साल में 3 पेपर एक बार में देके आएंगे, 4 पेपर बाद में देके आएंगे, एक साल में पूरा लेवल 1 कंप्लीट। दैट डिपेंड्स ऑन यू। हो सकता है आप पहले अटेम्प्ट में सबके सारे सातों के सातों पेपर दो और क्वालिफाई हो जाओ। दैट डिपेंड्स ऑन यू। कभी भी आप ये एग्जाम दे सकते हैं, कोई बंडल नहीं है सीए की तरह के 3 पेपर साथ में देने, ऐसा कुछ नहीं है। कोई सा भी पेपर कभी भी प्रिपेयर करके दे सकते हो। वंस यू क्वालिफाई दिस यू गो टू स्टेज 2, जहां पर आपके पास फिर से यहाँ पे कोर प्रैक्टिसेस के 3 पेपर आएंगे। ऑल 3 आर कंपल्सरी, तीनों देने, यहाँ पे 7 देने। अब उसके बाद जब आपने ये दोनों स्टेजेस क्वालिफाई कर ली तो आप आते हो स्टेज 3 पे, जहां पे आपके पास बहुत सारी सब्जेक्ट चॉइसेस बन जाती हैं। यहाँ पे आपके पास कितना 1 2 3 4 5 6 7 8 में से कोई से भी 2 पेपर देने, 8 में से कोई से भी 2। अब ये डिपेंड करेगा ना, देखो यहाँ देखो, इधर देखो, अगर आपको लाइफ इंश्योरेंस में जाना है, आपको लाइफ इंश्योरेंस के बारे में ही पढ़ाई करनी है, आपको इंश्योरेंस में ही जाना है, तो आप ये वाला पेपर दोगे, ठीक है। हेल्थ एंड केयर दे सकते हो। इन्वेस्टमेंट एंड फाइनेंस, बैंक में जाना है तो आप ये चूज करोगे, बैंक में जाना है तो फाइनेंशियल डेरिवेटिव्स चूज करोगे। अगर आपको जनरली किसी कार इंश्योरेंस और इन सारी कंपनीज में जाना है तो आप जनरल इंश्योरेंस प्राइसिंग पे जाओगे। तो दैट डिपेंड्स। जब आप ये दोनों क्वालिफाई कर लोगे तो आपके पास ऑप्शन रहेगा कि भाई बैंक में जाना है, इंश्योरेंस कंपनी में जाना है, कहाँ जाना है, उसके हिसाब से आप यहाँ पे सब्जेक्ट चूज करते हो और कोई से भी 2 पेपर आप वहां पर देते हो। फिर समझ लो, ऐसा मानो कि आपने लाइफ इंश्योरेंस चूज किया,
ठीक है। तो वहां पर आपका जो स्टेज 4 आएगा उसमें आपको कोई सा भी एक पेपर देना है, दैट इज स्पेशलिस्ट एडवांस का पेपर, ठीक है, स्टेज 4। अब अगर तूने लाइफ इंश्योरेंस चूज किया है तो यहां पर भी आप लाइफ इंश्योरेंस का पेपर दोगे एंड देन यू आर गोइंग इनटू द इंश्योरेंस कंपनी। आप लाइफ इंश्योरेंस के प्रीमियम्स वगैरह ये सारी चीजों में आप जा रहे हो, समझे आप। तो ऐसे करके आपको यहाँ पे फिर चॉइस रहेगी, फिर आपको चूज करना है। यहाँ पे कोई से भी 2 पेपर देने हैं आपको स्टेज 3 में, एंड यहाँ पे आपको कोई सा भी एक पेपर देना है इन ऑर्डर टू क्वालिफाई एक्चुरियल साइंस। अब सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण बात यहाँ पे ये आ जाती है कि कमाना कब से स्टार्ट कर सकते हैं। तो देखो बेटा, अगर आपने स्टेज 1 में 2-3 पेपर भी क्वालिफाई कर लिए ना, तो भी आप एक डिसेंट जॉब ले सकते हो, जिसका पैसा मैं आपको नहीं बता सकता, डिपेंड्स। जैसे ग्रेजुएट को जो जॉब्स मिलती हैं 2-3-4 लाख पर एनम, वो तो आप यहां पे भी कर सकते हो। यूजुअली लोग करते नहीं है, क्यों? क्योंकि जब वो स्टेज 1 और स्टेज 2 क्वालिफाई कर लेते हैं, 10 पेपर निकाल लेते हैं, तब वो कहलाते हैं एसोसिएट एक्चुअरी। और एसोसिएट एक्चुअरी अच्छा कमा सकता है, बिकॉज अब आप एसोसिएट एक्चुअरी का डिग्री लेके आप घूम रहे हो, तो एज एसोसिएट एक्चुअरी आपको बहुत सारी कंपनीज हायर करती हैं। दूसरा, जब आप एसोसिएट एक्चुअरी होने के बाद 2 और स्टेजेस क्वालिफाई कर लेते हो, तो यहां पे पूरा कोर्स खत्म होने के बाद आप बन जाते हो फेलो एक्चुरी। ये है जो आपको बनना है, ओके। तो दिस इज फेलो एक्चुरी। फेलो एक्चुरी यानी ऐसा बंदा जो एक मेंबर है, जैसे सीए होता है वो भी मेंबर होता है आईसीएआई का, वैसे ही फेलो एक्चुरी मेंबर होता है या तो आईएआई का या आईएफओए यानी यूके की ऑर्गेनाइजेशन का। आपको एक मेंबर सर्टिफिकेट मिल जाता है कि भैया लो आप बन गए आज से फेलो एक्चुरी। ऑलराइट, अब यहां पे और आगे समझो बात को कि परसेंटेज क्या चाहिए, पासिंग परसेंटेज क्या होता है। तो पहले ये समझना पड़ेगा कि एग्जाम्स कब होते हैं। अगर आप इंडिया से कर रहे हो तो आपके 2 एग्जाम्स होंगे, मई और नवंबर में। 2 एग्जाम्स मतलब मई में आप एग्जाम्स दे सकते हो या नवंबर में आप एग्जाम्स दे सकते हो। अगर आप आईएफओ यानी यूके से कर रहे हो तो आपका अप्रैल और सितंबर, ये 2 महीने जब आपके एग्जाम्स होते हैं। कितने एग्जाम दे सकते हैं डिपेंड्स ऑन यू कि कितनी प्रैक्टिस हुई है। 7 के 7 एग्जाम मई में दे सकते हो आप। 3 एग्जाम दे दो, नवंबर में 4 और दे दो, चलेगा। यहां 3 एग्जाम दे दो, 2 में पास हो गए, एक नहीं क्वालिफाई हो गया, तो जो नहीं क्वालिफाई हो पाया उसको नवंबर में दे दो। फिर दिस इज हाउ यू कैन गिव योर एग्जाम्स। कोई क्राइटेरिया नहीं है। जैसे अभी आप 12th में पढ़ रहे हो, 5 पेपर है ना, तो आप 5 में से 3 अभी दे दो जो आपको प्रिपेयर हो गए, 2 बाद में दे देना। 5 में से 3 दिए, 1 में फेल हो गए तो 3 पेपर बाद में दे देना, 2 तो क्वालिफाई हो गए फिर से नहीं देने। ये है क्राइटेरिया। ऑलराइट, अब यहाँ पे आप ध्यान से सुनना आगे कि इंडिया में ऑन एन एवरेज जो पासिंग परसेंटेजेस दैट इज 20 to 30%, और अगर आप यूके से कर रहे हो तो पासिंग परसेंटेज उनके हिसाब से जितने बच्चे देते हैं आज तक उसमें से 30 to 40% पास हो जाते हैं। पास होने का कोई यहाँ पे इतना लोड नहीं है। बहुत पासिंग परसेंटेज में ऐसा नहीं है कि इंस्टीट्यूट रोकता है बहुत ज़्यादा बच्चों को। पासिंग परसेंटेज यहाँ पे अच्छा है, इसकी कोई बिल्कुल वैसा नहीं है कि इसमें कोई दोराहे हैं, है ना, वो अच्छा है। लेकिन याद रखना ये चीज़, मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, एक्चुरियल साइंसेस के लिए ये कहा जाता है कि अगर आप रेडी हो 4 साल के लिए अपने आप को रूम में लॉक करके अच्छी तरह पढ़ने के लिए, बहुत ज़्यादा पढ़ने के लिए, देन गो फॉर एक्चुरियल साइंसेस। क्योंकि पढ़ाई मैथमेटिक्स, कोर मैथमेटिक्स बहुत अच्छे लेवल की, स्टैटिस्टिक्स बहुत अच्छे लेवल की, बहुत अच्छा सारी चीज़ें यहाँ पे फाइनेंस की यूज़ होती हैं। तो बी मेंटली प्रिपेयर्ड कि पढ़ना बहुत पड़ेगा, बहुत अच्छे हो आप पढ़ने में, गो फॉर एक्चुरियल साइंसेस, दैट इज अ रियली गुड फील्ड। अब गुड क्यों बोल रहा हूँ, तो यहाँ पे सैलरी डिस्कस कर लेते हैं। अगर आप फेलो एक्चुरी बन गए स्टेज 1 और स्टेज 2 क्वालिफाई करके, तो ही आपको नॉर्मली 10 से 14 लाख की इंडिया में ही जॉब मिल जाएगी। करने के लिए तो आप पूरे वर्ल्ड में कहीं पे भी आप जॉब कर सकते हो, लेकिन इंडिया में ही आपको 10 से 14 लाख तो फेलो एक्चुरी बनने पे ही मिल जाते हैं। जब तक आप पूरे एक्चुरी बने ही नहीं हो अभी तक, 10 से 14 लाख आपको कंपनीज देती हैं कि आप आइए हमारे यहाँ काम कीजिए और अपनी पढ़ाई भी कंटिन्यू कीजिए। क्योंकि इसके बाद तो सिर्फ 3 एग्जाम्स और बचे, स्टेज 3 में 2 एग्जाम्स और स्टेज 4 का 1 एग्जाम, तो ये आपको और देना है। आप साथ साथ पढ़ाई भी कर सकते हो अपने कमाने के साथ साथ। जब आप स्टेज 1, 2, 3, 4 सब क्वालिफाई कर लेते हो, तब आप बन जाते हो क्या, फेलो एक्चुरी। जब आप फेलो एक्चुरी बन जाते हो, ये मैंने लिखा नहीं यहाँ पे आप बन जाते हो फेलो एक्चुरी। जब आप फेलो एक्चुरी बन गए, आप एक्चुरी बन गए, तब आपको 24 to 30 लाख पर एनम की जॉब्स मिल जाएंगी इंडिया के हिसाब से। बाहर जा रहे हो तो कोई उसका लिमिट नहीं है। एक्चुअली क्या होता है ना, इसमें पैसे का लिमिट इसलिए भी नहीं होता है बिकॉज यू आर डिजाइनिंग अ प्रोडक्ट फॉर अ कंपनी। वो कंपनी जितना कमाएगी आपको उसमें से कमीशन देती है, और ये कमीशन भाई, ये कमीशन 100-200 रुपए का थोड़ी होता है, ये कमीशन लाखों करोड़ों के प्रोडक्ट्स का कमीशन है। तो आपको बहुत अच्छा कमीशन मिलता है, बहुत ज्यादा पैसा आप इन चीजों में कमाते हो। ठीक है, सैलरी तो अपनी जगह पे, कमीशन के बेसिस पे एक एक्चुअली बहुत ज्यादा कमाता है क्योंकि वो प्रोडक्ट डिजाइन कर रहा है, समझे आप। तो प्रॉफिट्स के हिस्से मिलते हैं एक एक्चुअली को। तो दैट वाज ऑल अबाउट एक्चुरीज। बहुत अच्छा जो है करियर ऑप्शन है ये, आप बिल्कुल इसको करिए, लेकिन आपको बहुत ज्यादा पढ़ाई करनी पड़ेगी, ये आप बिल्कुल ठान के रखिएगा। आपका मैथ्स और स्टैटिस्टिक्स बहुत अच्छा होना चाहिए। अगर आप अच्छे हैं तो डिमांड बहुत ज्यादा है एक्चुरीज की इंडिया में, पैसा भी बहुत अच्छा है,
मतलब ये ऐसा करियर ऑप्शन है जिसको आप कर सकते हैं, जिसको देख सकते हैं, लेकिन बिल्कुल आप बहुत अच्छी तरह प्रिपेयर हो जाइएगा कि पढ़ाई तो बहुत ज्यादा करनी पड़ेगी आपको। तो दैट वाज ऑल अबाउट एक्चुअली। इफ यू नीड एनी अदर करियर ऑप्शंस, करियर गाइडेंस एंड एनीथिंग, कुछ भी दिमाग में क्वेश्चन हो, गो अहेड एंड आस्क एंड आई विल आंसर एंड आई विल मेक द वीडियोस रिगार्डिंग दैट। दैट वाज ऑल फॉर टुडे। अगले वीडियो में मिलते हैं। टिल देन टेक केयर एवरीवन, बाय बाय।